हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। आज की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है वेक्टर्स के ऊपर। वापस से एक बार फिर से आज हमारी पूरी क्लास वेक्टर्स के ऊपर ही रहने वाली है। कल की क्लास में हम नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे। वेक्टर थोड़ा सा लंबा टॉपिक है क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है वेक्टर, ये आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत यूज होने वाला है। आपके क्लास 12 तक के चैप्टर्स में वेक्टर का बहुत यूज होगा, तो इसलिए वेक्टर्स को एक बार अच्छे से समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हमारी रहेगी वेक्टर्स के ऊपर। अब आज के क्लास में हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल है। कैसे? कोई भी दो वेक्टर्स के बीच की डायरेक्शन निकाल लेना। कोई भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन निकाल लेना और उनके बीच का जो एंगल होगा वही उसका एंगल होगा। कैसे? दो वेक्टर्स की सबसे पहले डायरेक्शन निकालो। मैं मान लेता हूं एक वेक्टर मैंने ये दिया, एक वेक्टर मैंने ये दिया। ये दो वेक्टर मैंने आपको दे दिए। वेक्टर को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कल की क्लास में बताया था। अब देखो, इस वेक्टर की डायरेक्शन सर इधर की तरफ, इस वेक्टर की डायरेक्शन सर इधर की तरफ, इस वेक्टर की डायरेक्शन सर इधर की तरफ। ये जो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दो वेक्टर्स के बीच का, इन दो वेक्टर्स की जो भी डायरेक्शन है वही इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। इस वेक्टर की डायरेक्शन सर ये है, इस वेक्टर की डायरेक्शन सर ये है। तो कहीं ना कहीं जो एंगल बन रहा है दो वेक्टर्स के बीच का सर ये बन रहा है। ये एंगल नहीं बन रहा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ये नहीं है, बिकॉज ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ये वेक्टर कहीं ना कहीं इस तरीके से घूमा है। तभी जिस डायरेक्शन ये वेक्टर घूमा है वही इस डायरेक्शन के बीच का एंगल होगा। तो ये एंगल सर 120 डिग्री है, तो सर ये एंगल 180 में से 120 माइनस करूंगा तो ये एंगल होगा सर, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल सर 60 डिग्री होगा, ना कि 120 डिग्री होगा। एक और एग्जांपल से समझिए। सर ये मेरा एक ऐसा वेक्टर है, एक वेक्टर मेरा सर ऐसा है। इस वेक्टर के दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 60। क्या दो वेक्टर्स के बीच का एंगल सर 60 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? सर ये वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल सर ये 60 डिग्री नहीं होगा, बिकॉज ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर सर ऐसे जा रहा है। कहीं ना कहीं ये वेक्टर कहीं ना कहीं ऐसे जाते होते ऐसे घूमा है, तो वो वेक्टर कितना एंगल घूमा है? वेक्टर ऐसे गया, फिर कहीं ना कहीं ये वाला एंगल घूमा। पहले वेक्टर ऐसे जा रहा था, फिर कितने डिग्री टर्न किया वेक्टर? 120 डिग्री टर्न किया होगा। अगर ये 60 है तो ये कहीं ना कहीं जो वेक्टर टर्न किया है ये कहीं ना कहीं 120 डिग्री टर्न किया होगा। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा सर? ये होगा। कैसे पता किया? दो वेक्टर की सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर लेना और फिर उनके बीच का एंगल निकाल लेना, वही दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जांपल देखिए। सर एक वेक्टर ये है मेरे पास, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर सर मेरे पास ये है। इसके बीच का एंगल निकालिए। सर ये इस वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, इस वेक्टर की डायरेक्शन सर ऐसे। अभी आपने बताया था इन दो वेक्टर्स के बीच का तो एंगल सर 120 डिग्री होगा। तो क्या इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा सर? एक वेक्टर इधर जा रहा है सर, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी सर 120 डिग्री होगा, बिकॉज ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो ये 120। और सर एक वेक्टर इधर डायरेक्शन में जा रहा है और एक वेक्टर इधर डायरेक्शन में, तो दो वेक्टर्स के डायरेक्शन के बीच का एंगल हमें बताना है। दो वेक्टर्स के डायरेक्शन के बीच का एंगल हमें बताना। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ये होगा सर 120 डिग्री। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही है। सर एक वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, एक वेक्टर सर मैंने ऐसे बनाया। सर ये वेक्टर ऐसे जाते 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 वापस पलट गया, यानी इस वेक्टर ने टोटल कितना डिग्री टर्न किया होगा? ये वेक्टर ऐसे जा रहा था, फिर कहीं ना कहीं वापस ऐसे पलट गया। ऐसे जा रहा था ये वेक्टर और घूमते 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 सर ये वापस ऐसा पलटा, तो कहीं ना कहीं इस वेक्टर ने 180 डिग्री का टर्न किया है। तो इस वेक्टर के बीच का जो डायरेक्शन एंगल होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। सर
एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर भी इधर जा रहा है, तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? सर एक वेक्टर ऐसे जा रहा था, दूसरा भी इसके पैरेलल जा रहा था, तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल सर 0 डिग्री होगा। और सर और एग्जांपल बताइए। और सर जैसे एक एग्जांपल ये देख लीजिए, एक ये वेक्टर, ये तो एग्जांपल वही हो गया, एक ये वेक्टर इस तरीके से। सर ये आपने हेक्सागन बना दिया जिसकी 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 6। सर ये आपने क्या बना दिया? हेक्सागन बना दिया। सर इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो कहीं ना कहीं इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा सर? अगर ये 120 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो सर ये इस वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे घूमा होगा, तो सर ये भी कहीं ना कहीं 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है, इस वेक्टर की डायरेक्शन सर ये है, ये 60, तो सर ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इस वेक्टर ने भी कितना डिग्री टर्न किया होगा? 60 डिग्री। फिर ये वेक्टर सर इस डायरेक्शन में जा रहा था, तब इस वेक्टर ने वापस टर्न किया था 60 डिग्री, तो अब इधर चलने लगा, तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है सर? 60 डिग्री। अब ये वेक्टर सर इधर जा रहा था, इस डायरेक्शन से सर इस वेक्टर ने 60 डिग्री टर्न वापस से लिया होगा, तब ये सर इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब सर ये वेक्टर इधर जा रहा था, ये वेक्टर सर इधर जा रहा था, अब उसने वापस से सर टर्न लिया है 60 डिग्री का। हाँ सही कह रहे हो आप, वापस से सर कितना डिग्री का टर्न लिया? 60 डिग्री का। अब ये वेक्टर इधर जा रहा था, किधर जा रहा था? इधर जा रहा था, और इसने वापस कितना टर्न लिया है? 60 डिग्री का टर्न लिया। तो एक और बार इधर इसने 60 डिग्री का टर्न लिया। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे लिखना है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन। मतलब किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वही इन दो वेक्टर्स के बीच की डायरेक्शन, यानी बोलने का मतलब किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच की जो डायरेक्शन होती है, दो वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है उन्हीं के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल, उन्हीं के दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कैसे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाला जाता है। अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पर। किसके ऊपर? वेक्टर के टाइप क्या है सर? वेक्टर के टाइप भी होते हैं क्या? हाँ होते हैं, बहुत होते हैं। 6 टाइप्स है वेक्टर के टोटल। कितने? 6 टाइप, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये आपके स्कूल में पूछे जा सकते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला टाइप सर इक्वल वेक्टर क्या होता है? पहला आपको बता रहा हूं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा और जिसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। सर ऐसे कौन से वेक्टर्स होते हैं? जैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है और इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है, और इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। मतलब दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है, मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर सेम है, यानी मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम है, और उन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन है वो भी सेम है। दोनों वेक्टर आई कैप डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल ले सकते हो सर, ये tan, ये भी tan। सर दूसरा एग्जांपल, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, ऐसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलेंगे। दूसरा नेगेटिव वेक्टर। सर नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? नेगेटिव वेक्टर होते हैं अपने जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही होगा, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। कैसे? एग्जांपल देखिए, एक बंदा 1 न्यूटन फोर्स से इधर जा रहा है, एक बंदा इधर जा रहा है, तो सर इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, लेकिन इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। एक बंदा इधर से आ रहा है 7 न्यूटन से और एक बंदा इधर जा रहा है 7 न्यूटन। सर दोनों बंदों की डायरेक्शन अपोजिट है, क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है? तो आप बोलोगे सर नहीं, दो वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं होते, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होना चाहिए।
तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो भले ही सेम है सर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। तीसरा वेक्टर सर पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर बोलने का मतलब होता है जिनका मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट मतलब मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यानी बोलने का मतलब अगर ये बंदा 5 न्यूटन फोर्स से इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक दूसरा बंदा है जो 2 न्यूटन फोर्स से उसी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर नहीं बोल के पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। डायरेक्शन तो सेम होगी लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। या फिर ये 7 न्यूटन फोर्स से जा रहा है और ये 5 न्यूटन फोर्स से जा रहा है, तो दोनों में मैग्नीट्यूड डिफरेंस लेकिन डायरेक्शन सेम। अगला चौथा वेक्टर सर एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल मतलब मैग्नीट्यूड तो सर इसका डिफरेंट होगा ही होगा और डायरेक्शन भी सर अपोजिट होगी, डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। एग्जांपल ले सकते हो आप, एक बंदा इधर जा रहा है 5 न्यूटन फोर्स से, एक बंदा इधर जा रहा है 4 न्यूटन फोर्स से, दोनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट और दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट डायरेक्शन भी अपोजिट। अगर ये बंदा इधर 2 न्यूटन फोर्स से जा रहा है और ये इधर 1 न्यूटन फोर्स से जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। पांचवा क्या होगा सर? पांचवा हमारा होगा को इनिशियल वेक्टर। सर ये कौन सा वेक्टर है? को इनिशियल वेक्टर। अब ये कौन सी नई कहानी बोल दी आपने? को इनिशियल वेक्टर का मतलब होता है ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होगा लेकिन सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब सभी के सभी ऑल वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट। वो इनिशियल वेक्टर का मतलब जितने भी वेक्टर्स होते हैं, जैसे ये 5 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, ये 1 न्यूटन, ये 7 न्यूटन, ये 8 न्यूटन, ये 9 न्यूटन, ये 10 न्यूटन। कहने का मतलब क्या है सर? इस डायग्राम का मतलब क्या बता रहा है? सभी वेक्टर की आपका मैग्नीट्यूड, ऑल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो सबका क्या है? सेम है। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। अब लास्ट बताया सर छठा को प्लेनर वेक्टर। अब को प्लेनर वेक्टर क्या होता है? को प्लेनर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, को प्लेनर वेक्टर का मतलब एक प्लेन में वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर्स एक प्लेन में हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। क्या 3 वेक्टर एक प्लेन में हो सकते हैं क्या सर? हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है सर हमेशा 3 वेक्टर को प्लेनर हो? ऑल 3 वेक्टर्स आर ऑलवेज को प्लेनर? इसका आंसर फॉल्स होगा। 2 वेक्टर्स आर को प्लेनर। 2 वेक्टर को प्लेनर का मतलब समझ तो एक ही प्लेन में, जैसे ये 2D प्लेन है, ये बोर्ड है मेरा, वो क्या है? 2D प्लेन है। जैसे बॉल आपने देखी होगी, बॉल कैसी होती होगी? 3D होती होगी, और बोर्ड मेरा एक 2D प्लेन में। तो 2 वेक्टर्स, कभी भी 2 वेक्टर्स को हम एक प्लेन में बना सकते हैं? बना सकते हैं सर। 3 वेक्टर को बना सकते हैं? बना सकते हैं सर। 2 3 4 2 3 वेक्टर्स को, क्या 3 2 तो मैक्सिमम है, मतलब मिनिमम 2 वेक्टर्स को हम एक प्लेन में बना सकते हैं। क्या सर इससे ज्यादा प्लेन एक ही प्लेन में वेक्टर बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं ना। एक ऐसे बना दिया, कैसे 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 बना दिया। एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा वेक्टर्स एक प्लेन में बनाया जा सकता है, लेकिन 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज प्लेनर, आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो ये चीज तो ट्रू है, 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। 2 वेक्टर्स कभी भी हम नॉन कोप्लेनर में नहीं बोल सकते। 2 वेक्टर्स जैसे, और एक चीज हो, 3 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर,
ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? ये चीज फॉल्स है सर। क्यों फॉल्स है? क्योंकि तीन वेक्टर्स को रखने का तरीका अलग है। जैसे एक वेक्टर को सर मैंने ऐसे रखा, एक वेक्टर को सर मैंने ऐसे रखा, तो सर ये तो एक प्लेन हो गया। कैसे? ये अपना सर एक प्लेन हो गया, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे। लेकिन तीसरा वेक्टर मैं ऐसे रख देता हूं, तो सर ये कहीं ना कहीं इस ये जो प्लेन है 2D प्लेन है, वो कहीं ना कहीं तीसरा जो वेक्टर है वो बाहर है। तो तीन वेक्टर्स को मैं कोप्लेनर वेक्टर नहीं बोल सकता, हमेशा नहीं बोल सकता। क्या तीन वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर बनाया जा सकता है? कोप्लेनर बनाया जा सकता है, तो ये चीज सही है, हाँ बनाया जा सकता है। जैसे एक वेक्टर को मैंने ऐसे रख दिया, ये मेरा वन वेक्टर, ये मेरा दूसरा वेक्टर, तो तीसरा वेक्टर सर मैं ऐसे रख सकता हूँ इसी प्लेन में। ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीन वेक्टर्स एक प्लेन में हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, कुछ एग्जांपल पे। तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ मैं आपके लिए एग्जांपल लाऊंगा कल ट्रू फॉल्स में, जो क्लास में आते ही करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। ये जो यूनिट वेक्टर है ना, इससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, बहुत सारे बच्चे डरते हैं इस वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से। लेकिन है ये कुछ भी नहीं, एकदम साधारण सा है, लेकिन इससे डरते बहुत हैं बच्चे। सर यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन होती है। जिसके पास यूनिट वेक्टर का मतलब होता है सिर्फ डायरेक्शन। कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन में देख लो ना, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर मतलब एक वेक्टर देगा, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए। तो यूनिट वेक्टर का सिंपल मतलब होता है डायरेक्शन। कल हमने निकालना सीखा था कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है सर। उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से जब मैं डिवाइड दे दूंगा तब उस वेक्टर की मैं डायरेक्शन निकाल लूंगा। तो यूनिट वेक्टर का सिंपल मतलब होता है डायरेक्शन। अगर सर आप सिर्फ डायरेक्शन, हाँ सिर्फ डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। ये दिमाग में सेट कर लेना ये बात, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिटी एंड फिक्स्ड डायरेक्शन। फिक्स्ड डायरेक्शन मतलब एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। यूनिटी का मतलब होता है 1, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? एक फिक्स्ड होगी। अगर जैसे मैंने आपको कल 3 डायरेक्शन बताई थी, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, वो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं उसी टॉपिक को। जैसे सर मैंने एक एग्जांपल से बताया था, एक ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और एक ये तीसरी एक्सिस है मेरे पास जेड एक्सिस। इस एक्सिस को मैं बोल देता हूं जेड एक्सिस। मेरे पास टोटल 3 एक्सिस है, एक्स, वाई और ये तीसरी जेड। तीसरी इस प्लेन में बनाया है मैंने, लेकिन जो तीसरी एक्सिस होती है जेड एक्सिस, वो कहीं ना कहीं बाहर और अंदर की तरफ होती है। दो एक्सिस तो इन द प्लेन होती है, ये दो एक्सिस इस प्लेन के अंदर है, लेकिन तीसरी एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन है, कहीं ना कहीं प्लेन से बाहर की तरफ होती है। लेकिन मैं इसको 2D में बना रहा हूं इस तरीके से, और ये टोटल तीनों एंगल्स, तीनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इन तीनों एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। कैसे सर? y और x के बीच का एंगल 90 दिख रहा है, y और x के बीच का एंगल 90 दिख रहा है, और z एक्सिस कहीं ना कहीं सामने की तरफ ही तो होगी, कल बताया था ना। z और y के बीच का एंगल सर 90 दिख रहा है, ये देखो सर। z और x के बीच का नंबर 90 दिख रहा है, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस 90 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। तो तीनों एंगल्स एक दूसरे के, तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तीनों एक्सिस एक दूसरे की क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब देखो ये मैंने एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ द पॉइंट। पोजीशन मतलब किसी भी पॉइंट की पोजीशन। मुझे इस ए पॉइंट की पोजीशन निकालनी है, इस ए पॉइंट का पोजीशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन, जब भी हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट को निकालते हैं ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट को निकालते हैं ना, ऐसे वेक्टर्स को हम बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम जब भी कोई भी वेक्टर निकालते हैं, किसी भी वेक्टर, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर।
तो मान लेता हूँ ये वेक्टर कुछ 1, 2, 3 है। तो इस वेक्टर को ये वेक्टर r मान लेता हूँ। इस वेक्टर को सर निकालते कैसे हैं? सर मैंने आपको बताया था एक बंदा x कदम चलेगा, एक कदम चलेगा बंदा x में, 1 कदम चलेगा बंदा x में, 1 उसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन इसकी x कैप मान लेता हूँ। 2 कदम चलेगा बंदा y में, 3 कदम बंदा चलेगा z में। सर आप इन्हीं को कल आपने बोला था y कैप, x कैप और z कैप, इसी को कल आपने सर बोल दिया था i कैप, j कैप एंड k कैप, यही बोला था। आपको आई होप पता होगा कल मैंने इसी चीज को बोला था। r वेक्टर क्या होगा? x कैप यानी i कैप, 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अब सर डायरेक्शन क्या होती है? सर डायरेक्शन कैसे निकालूं इस वेक्टर की? इस वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना तो काफी सिंपल था सर। कहीं ना कहीं i के 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किया था सर आपने, √14 आया था सर, आया था। सर डायरेक्शन कैसे निकाली थी मैंने? इसी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाली थी? डायरेक्शन निकालने के लिए सर हम क्या करते थे? किसी भी वेक्टर को लिखते कैसे थे वो सीखा था कल। किसी भी वेक्टर को लिखते कैसे? उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। तो उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से सर आप डिवाइड कर दोगे तो सर इस वेक्टर की आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो सर आप इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन निकालने के लिए जो वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, उसी के मैग्नीट्यूड यानी √14 से डिवाइड कर दोगे तो ये इस वेक्टर की क्या निकल के आ गई? डायरेक्शन निकल गया। और इसी वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसी वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब समझ में आया? उस वेक्टर की डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर का सर मैग्नीट्यूड निकाल लो बोली 1 आएगा। मैंने क्या बताया था? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 आता है और ये 1 ही है। ये एक यूनिट वेक्टर है। r कैप क्या है सर? r कैप क्या है सर? यूनिट वेक्टर है। r कैप क्या है सर? यूनिट वेक्टर है। और इस यूनिट वेक्टर के सर डायरेक्शन निकाल लो, यूनिट वेक्टर का सर मैग्नीट्यूड निकाल लो, 1 आएगा। तो ये इसको ये एक वेक्टर है। देखो ये मिटा रहा हूं, ये चीज आप नोट करते जाइए, मैं आगे वाला मिटा रहा हूं इस चीज को। सर ये एक वेक्टर दिया रखा था मेरे पास, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप अपॉन में √14। सर इसको अलग अलग कर सकता हूं? हाँ कर लो। i कैप अपॉन √14 प्लस 2 j कैप अपॉन √14 प्लस 3 k कैप अपॉन √14। यही था। i के आगे वाला जो भी था वो x कंपोनेंट, j के आगे वाला y कंपोनेंट, k के आगे वाला z कंपोनेंट। ये एक वेक्टर है, ये मेरे पास एक वेक्टर है। अब मेरे पास ये एक वेक्टर बन गया जिसको हम यूनिट वेक्टर, इसका सर मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, आपने बोला था मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का सर 1 आना चाहिए। तो आएगा, जरूर आएगा। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं? उसको अंडर रूट में उसके i कैप के आगे जो भी लिखा होगा उसका स्क्वायर, 1 अपॉन √14 का स्क्वायर प्लस सर 2 अपॉन में √14 का स्क्वायर प्लस सर 3 अपॉन में √14 का स्क्वायर। अब देखो 1/14, 4/14, 9/14, बिकॉज रूट से स्क्वायर कटा, 1 का स्क्वायर 1, यानी ये आया सर 14 अपॉन में 14, 14 से 14 गया √1 यानी 1। तो देख लो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1। इसलिए बोलते हैं यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे सर फाइंड यूनिट वेक्टर, यानी आप सोच लेना डायरेक्शन निकालनी किसी भी वेक्टर की, तो आप इजीली निकाल सकते हो। और मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है। अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। अब देखो, अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर आपको समझ में आ गया ना? पॉइंट को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, जब भी किसी वेक्टर को निकालते हैं ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ये कौन सा वेक्टर है सर? ये कौन सा नया आ गया? ये तो टाइप वाला वेक्टर तो है ही नहीं, ये टाइप वाला नहीं है। ये देखो एक पॉइंट मैंने ए दे रखा है,
एक पॉइंट मैंने बी दे रखा है। सर जब मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये वेक्टर बनाता हूँ तब तो सर ये पोजीशन वेक्टर है, और ये भी सर एक पोजीशन वेक्टर है, बिकॉज बी भी एक ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही वेक्टर बना है। लेकिन जब मैं ए से बी एक वेक्टर बनाऊंगा, ए से बी जब मैं एक वेक्टर बनाऊंगा तब वो पोजीशन वेक्टर नहीं होगा, तब वो क्या होगा, ए वेक्टर को, तब वो पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। मतलब एक वेक्टर ए है, उसके रेस्पेक्ट में दूसरा वेक्टर है, यानी अब मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं निकालूंगा कैसे। ये कोई भी आपको पॉइंट दे रखा सर 1, 2, 3, या आपको पॉइंट दे रखा 4, 5, 6। सर आपको ये वेक्टर निकालना है, सर आपको ये वेक्टर निकालना है आर। इस वेक्टर को नाम दे देता हूं मैं आर। ये आर वेक्टर सर आप निकालोगे कैसे? ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब किसी एक वेक्टर को दूसरे के रेस्पेक्ट में करना। पोजीशन वेक्टर क्या होता था, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करना। ये क्या होता था, पॉइंट ऑफ अ वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, उसी को हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है क्या, फाइनल वेक्टर, जो भी फाइनल वेक्टर होगा ये, और उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल वेक्टर, ये जो भी हमारा इनिशियल वेक्टर होगा उसमें से। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये तो आपको निकालना आता होगा, ये तो आई होप आपको अब निकालना आ गया होगा। मान लो मुझे ए वेक्टर निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा सर, एक्स कदम आई कैप में चला, 2 कदम जे कैप में चला एंड 3 कदम के कैप में चला। और बी वेक्टर में कैसे निकालूंगा सर, 4 कदम सर मैं आई कैप में चला, 5 कदम में जे में चला एंड 6 कदम सर मैं के में चला। मुझे सर ये ए बी वेक्टर निकालना है, आर वेक्टर नाम छोड़ो, ए बी वेक्टर, मुझे सर ये ए बी वेक्टर निकालना है, ए से बी जाने वाला वेक्टर निकालना है। यानी कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट होगा फाइनल मेरा, ये वाला पॉइंट होगा मेरा इनिशियल। ए बी वेक्टर का मतलब समझ गए, जिसके ऊपर डंडा होता है, जिसके ऊपर तीर होता है वो होता है फाइनल, और जिसके ऊपर टेल होता है वो होता है इनिशियल। तो बंदा फाइनल वेक्टर में से माइनस करना है मुझे इनिशियल वेक्टर को, फाइनल वेक्टर ये, उसमें से माइनस करना है मुझे इनिशियल वेक्टर को, तभी तो ये वाला वेक्टर आएगा। मतलब ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इस वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, यानी इन दो वेक्टर्स को आप माइनस करो। बी वेक्टर आपने निकाला था 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, उसमें से ए वेक्टर को आपने माइनस कर दिया, तो ये क्या आया, ये आया सर आई में से आई जाएगा, तो सर आया 3 आई कैप, जे में से जे माइनस होगा माइनस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। सर ये वेक्टर निकल कर आया मेरा, ये वेक्टर। मैंने क्या बताया था, किसी भी वेक्टर्स को अगर निकालना है तो अब देखो डायरेक्ट कैसे करना है सर, 4 में से 1 गया 3 आई कैप, 5 में से 2 गया, फिर माइनस का प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, 5 में से 2 गया प्लस का 3 के कैप, 6 में से 3 गया प्लस का 3 के कैप। अब इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी इस वेक्टर की लेंथ निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, अंडर रूट में कर देना x1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर। ये आ गया सर 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 थिया 36, 9 18 27, ये आ गया आपका रूट 27, यानी इस वेक्टर की जो लेंथ आई वो आई रूट 27। सर इस वेक्टर की मुझे डायरेक्शन निकालनी है, वो कैसे निकालूंगा, डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो सर, जो भी वेक्टर आपने निकाला था उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये वेक्टर मैंने निकाला था और उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये जो वेक्टर आया वो क्या आया था, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन में सर रूट 27। अब देखो रूट 27 का एलसीएम ले लो 3, ये आया 9 3 3 3, यानी ये 3 रूट 3 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं सर 3 रूट 3, कहीं ना कहीं 3 कॉमन ले लो यहाँ से, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में 3 रूट 3, 3 से 3 गया, तो ये जो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, आई प्लस जे प्लस के अपॉन में रूट 3, यह आया ए बी वेक्टर की डायरेक्शन, ये आई मेरी ए बी वेक्टर की सर डायरेक्शन। इन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, ऐसे, और इसी वेक्टर को सर हम बोल देते हैं यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है सर? डायरेक्शन। ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ गए, इनिशियल टू फाइनल। अब आपने अगर ए बी वेक्टर निकाल लिया, अगर आपने ए बी वेक्टर निकाल लिया तो आप क्या बी ए वेक्टर निकाल सकते हो? ए बी निकाल लिया, बी ए क्या होगा? बी ए, मतलब फाइनल पॉइंट ए होगा, इनिशियल पॉइंट ए होगा, यानी बी ए वेक्टर। तो फाइनल ए, इनिशियल ए। तो कहीं ना ये वाला वेक्टर क्या होगा? इस वाले वेक्टर को निकालिए। ये वाला वेक्टर कैसे निकलेगा सर? ये वाला वेक्टर निकलेगा, बी ए वेक्टर कैसे निकलेगा? ए फाइनल होगा, यानी 1 में से माइनस करना होगा 4, तो माइनस का सर 3i कैप, 2 में से सर 5 को माइनस करना होगा, 2 माइनस 5, ये कहीं ना कहीं जे कैप, यानी 3 जे कैप माइनस का, और माइनस का सर 3 के कैप। सर बी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सर सेम होगा क्या? बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की लेंथ सेम होगी क्या? हाँ बिल्कुल सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों लेंथ तो बराबर ही है, वेक्टर्स की लेंथ में तो कोई चेंज थोड़ी ना आ रहा है। निकाल लो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो निकाल लो इसका मैग्नीट्यूड। सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसके x1 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। आपको माइनस लेना है, ये माइनस आपको क्या होगा? ये आपका होगा z1 कोऑर्डिनेट -3, ये आपका होगा y1 कोऑर्डिनेट -3, ये -3 क्या होगा? x1 का कोऑर्डिनेट। तो आपको -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये वापस आ जाएगा √27। और डायरेक्शन सर देखो, अब यहाँ पे डायरेक्शन का थोड़ा सा खेल होगा। कैसे? देखो एक चीज समझो, डायरेक्शन का खेल कैसे होगा? डायरेक्शन का खेल यहाँ पे हो जाएगा। देखो हमें कौन सी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी? बी ए वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। वो कैसे निकालूंगा? वो निकालूंगा मैं जो भी मैंने वेक्टर बनाया है। वेक्टर क्या बनाया? -3i कैप, -3j कैप, -3k कैप, और मैग्नीट्यूड क्या है सर? √27। और √27 को मैं लिख क्या सकता हूं? 3√3। अब देखो माइनस कॉमन ले लेता हूं, -3 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? i प्लस j प्लस k अपॉन में 3√3। 3 से 3 गया तो आंसर क्या आया सर? माइनस का i कैप, माइनस बाहर कॉमन ही रहने दो, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन में √3। ये मेरा क्या था? ये मेरा था बी ए वेक्टर की डायरेक्शन। तो बी ए वेक्टर की डायरेक्शन आई ये, और ए बी वेक्टर की डायरेक्शन सिर्फ सर थी ये, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन में √3, ये थी। अब इस बी ए वेक्टर की जगह सर मैं ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यही तो इसकी डायरेक्शन आई थी। तो डायरेक्शन क्या आ गई? अब देखो बी ए वेक्टर माइनस टाइम ए बी वेक्टर, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ इस केस में? ए बी वेक्टर की सर जो डायरेक्शन थी वो कहीं ना कहीं अपोजिट थी बी ए वेक्टर की डायरेक्शन से। कहीं ना कहीं अगर ये वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वाला वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आया वो माइनस का आया। दोनों डायरेक्शन में जो चेंज आया वो सिर्फ और सिर्फ माइनस का आया। तो आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हो गई, यानी ए बी वेक्टर इज इक्वल, ए बी वेक्टर जो डायरेक्शन है वो माइनस टाइम बी ए वेक्टर है। आई होप बच्चों आज की क्लास आपने काफी एंजॉय की होगी। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, यानी जहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।